हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेसिंग थ्रू द थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ठीक है, इतना याद रखो कि बहुत सालों में बहुत चीज़ें घटनाएं घटती हैं और टाइम टू टाइम वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। राइट, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि भाई 8th सेंचुरी का जो हाफ पीरियड था, ठीक है, जो सेकेंड हाफ पीरियड था और 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ पीरियड था, इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसको हम कहते हैं मिडल पीरियड्स। ठीक है, मोस्ट ऑफली इस पीरियड्स के अंदर आपको है ना, आपको वो राजा देखने को मिलेगा जिन्होंने अपने धर्म को लेके, अपने विस्तार को लेके बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज को फैलाने की कोशिश की है, किसी ना किसी तरीके से धर्म के नाम के ऊपर, या फिर कह लो कि अपने कॉइन्स को छपवा के, अपनी उन सिविलाइजेशंस को बचा के, या फिर उन चीज़ों तक अपने मैसेज, या फिर किसी एक संप्रदाय को पकड़ के उसने उनके बारे में इतना प्रचार कर दिया कि लोगों तक उसका इन्फ्लुएंस अलग टाइप का हो गया। अब अरब के जो जोग्राफिकर थे, अल इदरीस करके थे, जो अल इदरीस करके थे, उनके द्वारा और फ्रांस चार्टोग्राफर्स के द्वारा एक मैप बनाया गया था, एक स्केच बनाया गया था जो कुछ ऐसा दिखता था, जो आपको लास्ट के पेज में मैंने बड़े PDF में एक फ़ोटोज़ दिखाया है। ये देखो, ये जितने भी आपको मैप दिख रहे हैं ना, ये बनाया है देखो ये जो मैप है ना, ये आपका बनाया अल इदरीस ने। ठीक है, अल इदरीस ने बनाया है, जो आपको बनाया था 11,154 ईयर्स के आसपास में बनाया गया था। ये आपका इंडिया का टिपिकल मैप था। ठीक है, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा होगा, पर ये उसने उस टाइम पे बनाया था। उसके बाद 1720 के अंदर फ्रांस के क्रिस्टोफोर्स ने बनाया था, क्रिस्टोफोग्राफर ने बनाया था, वो ये था। ठीक है, कुछ इस टाइप का मैप इन लोगों ने क्रिएट किया था। एक और चीज़ है कि क्रिस्टोफाई का मतलब ये भी होता है कि भाई मैप्स को तो बनाया, उसके अंदर प्रॉपर कलर्स को जस्टिफाई करते हुए जस्टिफाइड चीज़ें आपको अलग से दिखाई जाती है कि भाई इस चीज़, ये कलर या फिर ये रंग इस चीज़ को स्पेसिफाई दिखाता है। क्लियर, ये इस तरीके से क्रिस्टोफोग्राफी का भी की जाती है। अब आगे बात करते हैं आपके चैप्टर के अंदर कुछ और मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपको दिए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि भाई जो अब जितना भी हमको हिस्ट्री आज तक हमको मिली है, वो वेरियस रिकॉर्ड्स में और वेरियस लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कोई ऐसी एक लैंग्वेज जिसके अंदर नहीं आपको सारी की सारी हिस्ट्री मिल रही है। सबसे पहले हिंदुस्तान जो शब्द है उसका जो जिक्र किया हो तो मिन्हाज ए सिराज ने किया था। ठीक है, और जो सबसे पहले ये ऐसा इंसान था ना कि जिसने ये भी उल्लेख किया था कि भाई उसके द्वारा ये लिखा गया था कि फ़ारसी में मिली बुक्स में उसने पंजाब, हरियाणा और कह लो गंगा और यमुना के जो बिटवीन का एरिया है, इन सब को उसने अच्छे से बताया था कि भाई ये हिंदुस्तान ऐसा है जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब के आसपास के विस्तार के बारे में कुछ बता दिया, और यमुना गंगा के जो पूरा एरिया है उसके बारे में कुछ बता दिया। बट ये सारी चीज़ें फ्रांस भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, फ़ारसी में लिखी गई है, इनको हिंदुस्तान या भी हिंदी में लिखा नहीं गया। बाबर यूज़ तो सबसे पहले जो बाबरनामा था, जो हम कहते हैं आज भी हमको पढ़ने में आता है, जो बाबरनामा है, क्या कह लो बाबर, तो बाबर सबसे पहले हिंदुस्तान का वर्ड यूज़ किया था कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के फ्लोरा फोना, मतलब जल जानवर्स के बारे में, और यहाँ की इनहेबिटेट्स और सब कॉन्टिनेंट्स को जस्टिफाई करते हुए उसने इस शब्द का उपयोग किया था कि हिंदुस्तान ये है। राइट, आपको एक साइड में एक आपको जो फोटो दिख रहा है ना, ये परफेक्ट डेफिनेशन है फ्लोरा फोना की, जिसके अंदर आपको गाय भी दिख रही है, जिसके अंदर आपको ताजमहल भी दिख रहा है, जिसके अंदर आपको धर्म भी दिख रहा है, जिसके अंदर आपको संस्कृति भी देखने को मिल रही है कि भाई किस जगह पे क्या चीज़ें होती हैं मोस्ट ऑफली। ठीक है, आगे बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। बहुत आपने सुना होगा कि भाई अमीर खुसरो कौन थे। तो अमीर खुसरो एक पारसी लेखक थे, ठीक है, जिन्होंने हिंदी टर्म्स के अंदर एक शब्द को यूज़ किया, इसको हम कहते हैं परदेसी। अब परदेसी का शब्द है, उसको जस्टिफाई करते थे कि भाई उस टाइम पे परदेसी मतलब होते थे एलियन लोग्स। क्या होते थे? एलियन लोग्स। और परदेसी का मतलब पारसी में होता था अजीब। क्या है? अजीब। तो आज भी देखो, आपको जब कोई बोलता है परदेसी तो आपको समझ में आता है कि हिंदी भाषा का शुद्ध वर्ड नहीं है, ये कहीं या तो उर्दू से आया हुआ शब्द है, फिर फारसी से आया शब्द है। तो फारसी में इसका मीनिंग होता है अजीब, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है एलियंस वाला। फिर कह लो कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपने कभी देखा ही ना हो। वो क्या क्या बात करते हैं, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको जो कुछ भी आज मिडिल पीरियड का जितना कुछ भी आपको दिख रहा है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आर्कोलॉजिकल, दूसरा है आपका लिटरेचर पार्ट। जो आपका आर्कोलॉजिकल डिवाइडेशन है उसमें आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपका
मोमेंट्स आ गए या फिर मोन्यूमेंट्स आ गए, टेम्पल्स हो गए, कॉइन हो गए, टॉम्स हो गए, पेंटिंग हो गई, आर्कियोलॉजिकल ऐसे कुछ सर्वेस किए गए जिसके अंदर आपको दिखता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, क्या कह लो, ये जो चीज़ें हैं ये मेडीवल पीरियड्स की है, इसके अलावा इनमें कोई ख़ास बात है नहीं, मतलब जस्टिफाई करती हैं। आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें डिफ़ाइन करती है, तो और चीज़ें ये डिफ़ाइन करती हैं कि किसी भी तरीके से जब गुड क्वांटम्स का, ठीक है, गुड क्वांटम्स का या फिर लिटरेचर के बारे में या फिर ऑटोबायोग्राफी की बात करें या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें बातें हों जो आपको डिफ़ाइन कर सकती है कि ये चीज़ें मेडीवल पीरियड्स की हैं, वो मेडीवल पीरियड्स के अंदर आपको आर्कोलॉजिकल के रूप में मिल जाती है, ठीक है। फनाज और अकाउंट्स के बारे में हमको लोगों के पैरों ताम्रपत्र के अंदर या फिर कह लो बहुत चीज़ों से लिखा हुआ इन हैंड रिटन हमको मिल जाता है, जिसके अंदर हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ें या फिर ये पॉइंट या फिर ये सब कुछ आपका पर्शियन अरेबिक के अंदर सब कुछ सेटलमेंट किया हुआ है, या फिर ये पूरा पीरियड आपका मेडीवल पीरियड कह सकते हैं हम लोग। आगे सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, सपोज आपको सिंपल सी बात है कि भाई अब जो ग्रुप्स थे या फिर अब जो सिविलाइजेशन थी वो एडवांस रूप में जा रही थी, तो जो अब 700 से 1750 के बीच का जो चेंजेस था ना, इसके अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ था। इसके अंदर इतना ही चेंज हुआ था कि ग्रुप ऑफ राजपूत्स कभी बना थे, मराठा, सिख्स, जाट्स, अमोंग्स, कांथियास, ये सारे के सारे चीज़ें आपकी इस वक्त किसमें बनी थी, इस पीरियड के अंदर, मेडीवल पीरियड के अंदर इन चीज़ों को जस्टिफाई किया गया था। आगे बात करते हैं कि भाई पब्लिक ने अब अपने जंगलों से निकल के लोगों की बस्तियों में बजाना शुरू कर दिया था। लोगों ने अपने हैबिटेट्स को छोड़ के अब आगे अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाए उस हद तक जा चुके थे कि उसमें क्या करना है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि अब जो सोसाइटीज़ थी, अब जो कुछ सोसाइटीज़ थी उन्होंने अपने हिसाब से ग्रुप्स को डिवाइड किया जाति में और सब कास्ट के अंदर कर दिया और उसके रैंक स्पेसिफाई कर दिए कि भाई ये इंसान ये काम करेगा, ये इंसान ये काम करेगा, ये इंसान ये काम करेगा, ठीक है। ना उनके काबिलियत के ऊपर ना कुछ भी उनके हिसाब से, ये कुछ नहीं, वो उनके रैंक के हिसाब से जाति में जिनका जो रैंक होगा उनको उस तरीके से काम दिया गया, ठीक है। रैंक वेयर द नॉट फिक्स परमानेंटली एंड द वेरियस अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस, द रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ द जातीज। जो जातीज थी वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट और इन सबको कंट्रोल कर रही थी इनडायरेक्टली, कि किसी भी तरीके से इनके ऊपर इन्फ्लुएंस उनका रहे हमेशा के लिए। दूसरी चीज़ आती है कि जो इमरजेंसी या फिर इमेज ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, वो इस पीरियड के अंदर कि भाई भक्ति के अंदर लीन रहो। ब्राह्मण्स की इसके बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि मिडलिव पीरियड्स के अंदर आपको देशभक्ति, आपको किसी ईश्वर की भक्ति या फिर किसी कुरान के अंदर, किसी जैन के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर आपको एक इंक्लूडिंग होना या फिर एक महत्वपूर्ण रोल देना, उसमें बहुत ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट किया। आगे बात करते हैं कि 7वीं शताब्दी के अंत तक, 17th सेंचुरी के अंत तक होते होते कुरान इंडिया के अंदर आ चुका था, जिसने कुरान को आने के बाद इस्लाम 2 भाग में डिवाइड हो चुका। मतलब कुरान के आने के बाद नहीं, बट 17th सेंचुरी के अंदर कुरान आया था, उसके पहले उसके बारे में बताया जाता है कि भाई इस्लाम वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब पार्टीज, इसको कहते हैं शिया सुन्नी। अब शिया सुन्नी में क्या होता है, शिया सुन्नी में इतना होता है कि ओनली डेकेट्स ऑफ द मोहम्मद कैन बी कैपेबल्स, मतलब जो मोहम्मद के वंशज हैं वही आपके आगे 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 उनके लीडर्स रहेंगे, ठीक है। और जो सुन्नी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई वो नहीं होगा, जो डिज़र्व करता है, फिर जो चीज़ सही में परफेक्ट है वही इंसान बनना चाहिए। बट दोनों के बीच में कुछ चीज़ें कॉमन है, वो क्या है कि बोथ हैज़ बीन ओनली गॉड अल्लाह। उनके पास जो एक इस्लामिक बुक है वो कौन सी है, कुरान, और वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं 5 पिलर्स के अंदर। क्लियर। मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों खाली अपने अपने ग्रुप्स को चेंज करते हैं, बाकी हर एक चीज़ उनके अंदर कॉमन है। क्लियर। ओके। फिर भी उनके बीच में कुछ ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं आजकल। ओके। आगे बात करते हैं कि जो पारसीज लोग थे उन लोगों ने कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया था कि जिससे पानी के बारे में या फिर कह लो कि इरीगेशंस में या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट या कह लो कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सके, ये इस चीज़ें से किया गया था। आगे बात करते हैं हम लोग कि रिलीजन और एम्प्रेस के बारे में। तो जो लार्ज स्टेट्स थे, लार्ज स्टेट्स का जो चालुक्य वंश था, तुगलक वंश था, मुगल्स थे, ये सब लोग एक अलग टाइप के शासक थे जिनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, पर इन फ्यूचर्स के वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन वीडियोस के अंदर आपको एक एक टॉपिक्स के बारे में समझाया गया है कि ब्रीफ में बता दिया गया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 1 7th क्लास से हिस्ट्री का आज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए पहले भी। आगे बात करते हैं कि संस्कृत के अंदर दिल्ली सुल्तान बाबर, जो
बलबन था, वो बलबन के बारे में एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि बलबन का जो पूरा एरिया था, बलबन जो एरिया था उसका इतना बड़ा एरिया था कि वो एक ये कह लो कि एक ऐसा सुल्तान था या फिर कह लो कि ऐसा शासक था जिसके पूर्व तक बंगाल और पश्चिम में अफ़गानिस्तान से भी आगे गजनी तक उसका पूरा का पूरा विस्तार फैला हुआ था। नीचे द्रविड़ तक, समझ रहे हो, नीचे द्रविड़ वंश था ना, वहाँ तक उसका एरिया फैला हुआ था। मतलब समझ लो कि आज की दुनिया में देखा जाए तो हम जो अखंड भारत की बात करते हैं ना, अखंड भारत की बात, इसके ऊपर राज कौन करता था? तो सुल्तान, जो दिल्ली का सुल्तान था बलबन, वो इसके ऊपर राज करता था। ठीक है, बट थोड़े टाइम के बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, बहुत चीज़ें ऐसी होने लगी। जब इतना बड़ा विस्तार है तो कहीं ना कहीं आपके मतभेद होना तो कॉमन सी बात है। तो जो मतभेद होना शुरू हुए तो बहुत लोगों ने उन विस्तारों को छोड़ के अपने खुद के रिलीजन्स को शुरू करना किया। अब आती है बात कि भाई उनमें किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किस तरीके से वो लोग ने छोड़ा। तो अब आता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में। तो जब भी क्लोजली कोई भी पुराना धर्म या फिर कह लो कि कोई भी ऐसी चीज़ें ख़त्म होती थी तो उसके पीछे 2-3 चीज़ों का कारण होता था। पहला तो होता था कि सोशल और इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो बहुत स्ट्रांग है मतलब वो रिलीजन में बहुत आगे जाने वाला है। बट अगर वो इतना स्ट्रांग नहीं है और उस कमिटी के अंदर बहुत कम लोग हैं तो सिंपल सी बात है कि वो बहुत साल तक नहीं चलने वाला। वो कुछ अरसों बाद या कुछ धर्मों बाद या फिर कुछ सालों के बाद उन चीज़ों को अपनाने वाला कोई नहीं होगा। जैसे कि आज भी हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिनको हिस्ट्री के अंदर बताया गया कि भाई हिस्ट्री के अंदर इनका बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड टाइम रहा है। बट जैसे ही थोड़ा टाइम जाता है तो इनके अंदर सोशली इनकी जो कम्युनिटी थी वो टूटती है। इनके पास इतना इकोनॉमी नहीं होता है, इनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता है कि वो अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों में आगे बढ़ सकें, प्रोग्राम कर सकें या फिर अपने धर्म को प्रचार करने के लिए लोगों तक बातें पहुंचाएं। उनके पास कोई ऐसा एजेंट वगैरह कुछ नहीं था। तो आज भी हम देखते हैं कि वो रिलीजन्स बहुत ख़त्म हो चुके हैं। आज वो कहीं ना कहीं ऐसे रिलीजन्स कुछ बचे हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, बट कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जो बहुत जल्दी फिनिश होने के कगार पे खड़े हैं। क्योंकि अगर उन्होंने अपने धर्म के ऊपर वर्कआउट नहीं किया तो कहीं ना कहीं बहुत सालों के बाद हम उनको खाली इतिहास के रूप में या फिर पन्नों में पढ़ पाएंगे, उनको हम रियल लाइफ में देख नहीं पाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग कि भाई कुछ न्यू ड्यूटीज़ थी। ठीक है, जब लोगों के बारे में समझ में आया कि भाई उनको क्या करना है तो उनकी बहुत ज़्यादा मेन ड्यूटीज़ थी, कुछ न्यू ड्यूटीज़ थी कि ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस दिया गया, हिंदू रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दिया गया। किस तरीके से किया गया? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स को बनाया गया, उनकी वर्कशिप में उन ब्राह्मण्स को रखा गया और ब्राह्मण्स ने हिंदू धर्म के लिए एक अलग से मुहिम चलाई थी कि भाई हिंदू धर्म के साथ ही रहना है, मुसलमान में कन्वर्ट नहीं होना है, अपने धर्म को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन के रहो। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से देखते हुए मिलेंगी। जब ब्राह्मण्स अपनी कैटेगरीज में डिवाइड हुए, जब जातिस में डिवाइड हुए थे तो ब्राह्मण ने खुद को सबसे ऊपर रखा था, राइट? क्यों? अब ब्राह्मण्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उनको संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। जब उनके पास संस्कृत का नॉलेज था तो होता ये था कि जो कोई भी राजा रजवाड़ा था वो अपने किए द्वारा अच्छे कामों को लिखवाने के लिए ब्राह्मण्स को बुलाता था। और ब्राह्मण्स खुद लिखते नहीं थे, उनको लिखने वाले लोग थे, बट उनके द्वारा जो बोले गए शब्द थे संस्कृत के अंदर वो उस पत्थर में लिखे जाते थे। और जब उस पत्थर को लिखा जाता था या उस पत्थर को बनाया जाता था तो वो वहाँ पर रहता था सालों तक। और आज भी हम देखते हैं अशोक की शिला लेके या फिर सापुतारा का फिर जो अपने अशोक का स्तंभ है सारनाथ वाला, उसके ऊपर ही बहुत चीज़ आपको लिखने को मिलेंगी जो ब्राह्मण लिपि इसमें लिखी हुई, संस्कृत उसकी भाषा है, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको जहाँ देखने को मिल जाती हैं कि ब्राह्मण्स ने अपने उस चीज़ों को लेके ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे और उन्होंने अर्न रिस्पेक्ट भी की, उन्हें रिस्पेक्ट उनको मिलती गई उतनी ज़्यादा। इस्लाम वॉज द प्रोनाउंस्ड बाय द मैनी रूल्स। अब देखो बहुत जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने इस्लाम को हटाया नहीं, उन्होंने इस्लाम की इज्जत की और मुसलमान लोग या फिर इस्लाम धर्म को आगे बढ़ने में उन्होंने उनकी मदद की। आगे बात करते हैं कि हिंदू पीरियड्स के हिसाब से क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो हिंदू पीरियड्स के हिसाब से इसमें ये चेंजेस किया गया है कि हिस्ट्री हम देखें ना तो हिस्ट्री के अंदर ब्रिटिशर्स ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मेडलिव हिस्ट्री को जो हम कह लो उसको इंडियन हिस्ट्री, इसको मेडलिव हिस्ट्री, देखो मेडलिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया कह लो या फिर इंडियन हिस्ट्री कह लो, इनको ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिशर्स के रूप में। ठीक है, उन्होंने अपने चीज़ों को अच्छा रखने के लिए उन्होंने इस तरीके से पूरी चीज़ को लिखा है ना कि जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि भाई
जब मोस्ट ऑफ हिस्टोरियन, जब ब्रिटिशर्स लोग एंटर होते हैं तो वो लोग इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा स्टेबल्स हो जाते हैं, उनकी सोशल कैटेगरी ज़्यादा अच्छी रहती है, उनकी जो मूवमेंट्स ऑफ पास्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड्स में रखा गया है। अब आगे एक बात बताते हैं कि वो लोग जो लाइफ ऑफ द हंटिंग गैदरिंग वॉज द फार्मर इन द अर्लियर एम्परर्स इज कॉल्ड द अर्लियर सोसाइटीज़। अब हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बहुत पुराने लोग थे जो खेती बाड़ी करते या फिर जो मार काट के ज़िंदगी जी रहे थे एनिमल्स की, और जो वहाँ पे वो लोग ज़िंदगी काट रहे थे उसको कहते हैं अर्लियर सोसाइटीज़। जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गई, हड़प्पा हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी की पूरी हो गई, या मेसोपोटामिया हो गई, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी अर्लियर सोसाइटी है। आगे बात करते हैं कि जैसे जैसे इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट ऑफ हिंदूज एंड द इस्लाम एंड द मेनी रीजन्स अराइव्ड, यूरोपियन ट्रेड कंपनीज हैज़ बीन अराइव्ड द कॉल्ड द मेडीवल पीरियड्स। जब हिंदूज़ ने अपने सोसाइटीज़ को डेवलप किया, जब इस्लाम ने अपने सोसाइटी को डेवलप किया, जब उन्होंने अपने अपने धर्मों को लेकर लड़ना नहीं, उन्होंने अपने अपने धर्म को इम्पोर्टेंस देना शुरू की, जब यूरोपियंस ने एंटर किया, तो ये सारा टाइम वो था कि जिसको हम कहते हैं मेडीवल पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद जो आपका लास्ट एक एरा आता है इसको हम कहते हैं मॉडर्न एरा, कह लो फिर मॉडर्न पीरियड्स कहते हैं, जिसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ और हमारी पूरे फ्रीडम फाइट्स या फिर कह लो हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स कह लो या फिर हमारा डेमोक्रेसी डेवलपमेंट्स कह लो, ये सब कुछ किसी में हुआ था आपका मॉडर्न पीरियड्स के अंदर हुआ था, जिसके अंदर आपका पूरा हिस्ट्री या फिर करो पूरा इनडायरेक्टली आपका उसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स की ज़्यादा स्ट्रगल्स को दिखाया गया है। ठीक है, आपका कैटोग्राफर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे स्किल्स आर्टिस्ट हु रिकॉर्ड ऑल द चोरोग्राफिकल इफेक्ट इन द मैप्स। ठीक है, बाकी ये पूरा का पूरा एक बार आपको ये रीड करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना कुछ मैंने आपको ऊपर स्टोरी में हिंदी में बताया वो कहीं ना कहीं आपको इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इनको एक बार रीड आउट कर लो। इनके बारे में बहुत चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। जो आपके मेन, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपकी डेफिनेशन के रूप में आपके 7th क्लास के अंदर आ सकता है, वो कौन सा है, तो ये आपका ये लास्ट पार्ट आता है। ठीक है, इनको भी मैंने पहले से मार्क कर दिया है, क्रिस्टोग्राफर, चोलोग्राफर और अचीवर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हैबिटेट। ठीक है, ये सब जातीज, रिलीजन, इन सब के बारे में आपको मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, बाकी 17th century AD द टीचिंग ऑफ होलोस्क्रीन ब्रॉट टू इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इंडियन मैप्स के बारे में बताया गया, तो ये वो आपका पहला मैप है। ठीक है, जिसके अंदर इंडिया के बारे में बताया गया था। आप बोलोगे इसमें इंडिया का है, तो खुद एक बार इमेजिन करके देखो, आपको अक्ल से काम करेगा कि ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये आपका श्रीलंका वाला पार्ट है, और ये ऊपर वाला जितना भी पार्ट दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका इंडिया वाला पार्ट है। आप जस्ट इमेजिन करके देखो एक बार, आपको कुछ ना कुछ आइडिया इसमें आ जाएगा। क्लियर? ओके, उसके बाद और भी एडवांस किसने बनाया, तो ये उसने एडवांस बनाया जो फ्रांस वाला था। ठीक है, उसने उसको एडवांस में क्रिएट किया। फिर इसको कहते हैं क्रिस्टोग्राफर, जो हर एक रंग के अंदर स्पेसिफिक चीज़ों को इंक्लूड करके अच्छे से लिखाता है। क्लियर? ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।